हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता का संरक्षण। क्योंकि कल हमने देखा है कि जैव विविधता के प्रकार, उसके वितरण और उसके जो ह्रास के कारण थे उनके बारे में चर्चा की। देन आज जैव विविधता के संरक्षण तथा इससे संबंधित कानून देखेंगे। राइट, तो जैव विविधता का संरक्षण, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। एक इन सीटू था और एक एक्स सीटू था। राइट, मतलब कि जो जिनको ज़्यादा खतरा था उनको इन सीटू में रखा गया था और जिनको कम, जिन प्रजातियों को खतरा था उन्हें एक्स सीटू के अंतर्गत रखा गया था। इन सीटू क्या होता है फ्रेंड्स? तो इन सीटू होता है ये सुरक्षित स्थान होते हैं जहाँ जैव विविधता को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित घोषित किया जाता है। अर्थात ऐसे प्राकृतिक प्रदेश जहां मानवीय हस्तक्षेप को सीमित रखा जाता है। राइट, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मानवीय हस्तक्षेप है तो यहाँ पे सीमित रखे जाते हैं, यानी कि मानव के हस्तक्षेप बहुत कम होते हैं और जो भी जीव होते हैं तो उनको सुरक्षित रखा जाता है। देन उसके बाद इसमें कौन कौन से किसके किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसमें है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव अभयारण्य, रामसर भूमियाँ। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान भारत में फ्रेंड्स 105 हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं और जैव अभयारण्य 543 हैं। राइट, और इस टाइगर रिजर्व भी है जिसमें 50 टाइगर रिजर्व हैं और रामसर भूमि जो है वो 26 है। फिर उसके बाद आता है एक्स सीटू। एक्स सीटू क्या है? तो ऐसे स्थान जहाँ जैव विविधता के लिए कृत्रिम वातावरण निर्मित किया जाता है। इन स्थानों पर जैव विविधता को मानवीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पे क्या है कि इनको कृत्रिम वातावरण प्रदान किया जाता है और यहाँ पे मानवीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। राइट, इसमें कौन कौन से हैं? तो वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, कृत्रिम उद्यान और चिड़ियाघर। तो वनस्पति उद्यान में या तो जीवों को रखा जाता है, प्रजातियों को। बीज बैंक, जीन बैंक, जीन बैंक मतलब कि कोई किसी भी प्रजाति की यदि प्राणी नष्ट हो रही है तो उनके जीन को, जीन बैंक को बनाए गए हैं कई सारे भारत में भी, तो वहाँ पे रखे जाते हैं जिससे कि वहाँ जब यदि कोई जीव नष्ट हो रहा है तो उसका क्लोनिंग करके या टेस्ट ट्यूब बेबी से उसका क्या करे, उसकी पुनः उत्पत्ति कर सके। राइट, उसके बाद और भारत में जो जीन बैंक है वह 1996 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और विश्व में जो है वो नॉर्वे में स्वेलबर्ड द्वीप पर एक अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। अभी इसका निर्माण चालू है। वो कहाँ है? नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप में है, जो कि अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक है। राइट, अब चिड़ियाघर देखते हैं। तो चिड़ियाघर में क्या होता है कि यहाँ भी जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। मतलब कि उनके जीवों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? जो जीव वो जंगलों में जो जीव रहते हैं तो उन जीवों को एक सुरक्षित स्थान पे रखा जाता है जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम चिड़ियाघर कब बनाया गया था? तो 1855 में बनाया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में, पहला चिड़ियाघर जो था। फिर दूसरा चिड़ियाघर था, दूसरा नहीं मतलब सबसे बड़ा चिड़ियाघर यदि पूछता है तो अलीराजपुर, कोलकाता, 1875 में इसका निर्माण किया गया था। राइट, तो सब सर्वप्रथम यदि पूछता है कि चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया था और कब बनाया गया था, तो 1855 में चेन्नई में बनाया गया था। देन यदि सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछे तो अलीपुर, कोलकाता, 1875 में बनाया गया था। राइट, अब उसके बाद देखते हैं जैव मंडल आरक्षण। और फ्रेंड्स, जो इन सीटू है उसमें विश्व में कुल 35 जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों, मीन्स बोले तो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट को चिन्हित किया गया है, जिसमें से भारत के कितने हैं? तो भारत के फ्रेंड्स 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले इनको देख लेते हैं। तो वो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, निकोबार क्षेत्र, सुंडालैंड। यहाँ से ये पूर्वी हिमालय हो गया,
इतना यहाँ से इंडो बर्मा क्षेत्र, ये तीसरा पश्चिमी घाट हो गया और चौथा निकोबार क्षेत्र जो सुंडालैंड के नाम से जाना जाता है। राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान तथा नेशनल पार्क कौन कौन से थे, वन्य जीव अभ्यारण्य ये कौन कौन से थे और कहाँ पे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैवमंडल क्या होता है फ्रेंड्स? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। राइट। इसका आंतरिक विभाजन किया गया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला तो कौन है? संक्रमण क्षेत्र है, ये पहला संक्रमण क्षेत्र। दूसरा है बफर जोन, तीसरा है कोर क्षेत्र। राइट। तो जो संक्रमण क्षेत्र होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप होता है, मतलब मानव अधिकार होता है। यहाँ पे यदि मनुष्य कुछ करना चाहता हो संक्रमण क्षेत्र पे तो वो कर सकता है। बट जो केंद्रीय होता है वो प्राकृतिक या केंद्रीय परिप्रेक्ष्य एक बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। राइट। यहाँ पे मानव का हस्तक्षेप वर्जित होता है पूर्ण रूप से। जो बफर जोन होता है तो यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। जो ये अपना क्या हो गया, ये कोर हो गया, इसको चारों तरफ से ये क्या करे, घेरे रहता है। और इसका जो प्रयोग होता है तो प्रयोग इसका सहायक क्रियाओं जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान आदि के लिए किया जाता है। राइट। बफर जोन जो होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पर्यावरणीय शिक्षा है वो हो गई, मनोरंजन हो गया, मूल तथा प्रायोगिक अनुसंधान हो गए, उसके लिए किया जाता है। राइट। और इसमें जो क्या होता है कोर में, तो इसमें क्या किया जाता है, विनाश रहित अनुसंधान कार्य तथा कम हानिकारक क्रियाओं जैसे कि शिक्षा तथा पारिस्थितिकीय पर्यावरण पर शोध कार्य आदि को यहाँ संचालित नहीं किया जाता है। ये जो बफर जोन में किया जाता है तो वो केंद्रीय क्षेत्र में ये सब नहीं वर्जित होता है। राइट। अब संक्रमण क्षेत्र देखते हैं तो इसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो बाहरी भाग होता है तो वो बफर परिक्षेत्र के चारों तरफ से क्या किया रहता है, घेरे रहता है। राइट। और संक्रमण, जिसे हम संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, और इस परिक्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्य चलती रहती है। राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, इनको किस उद्देश्य से इनको बनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं कि इनको किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो जो ये होते हैं तो जैव संसाधनों का उचित प्रबंधन करने के लिए, इन क्षेत्रों में शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण व शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए, और जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए। राइट। और इसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीवों की विविधता आदि को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब इसमें पौधों को, जीव जंतुओं को, सूक्ष्म जीवों को लंबे समय तक संरक्षण प्रदान किया जाता है, जो ये आरक्षण क्षेत्र बनाए जाते हैं। राइट। वर्ष 1971 में यूनेस्को के सहयोग से एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनाई गई थी। जो इसी वर्ष यूनेस्को ने क्या किया था कि मानव और जीव मंडल कार्यक्रम मतलब कि ये मैन एंड बायोलॉजिकली की स्थापना की थी, बायोस्फीयर की। इसके अंतर्गत भारत सहित संपूर्ण विश्व में ऐसे क्षेत्र की स्थापना की योजना बनाई थी। तो ये जो है मानव व जीव मंडल कार्यक्रम वो कब बनाया गया था, तो 1971 में। राइट। और भारत का ये क्या था 1971 में, या में ABE से कहते क्या, मैन एंड बायोस्फीयर। राइट। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता भी हुआ था। ये भी आप याद रखो क्योंकि एक दूसरे से लिंक करके याद करने में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। राइट। तो रामसर 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था। ये किस लिए हुआ था फ्रेंड्स, तो ये वेटलैंड भूमि जो है, आर्द्र भूमियाँ, उनके लिए किया गया था। ये कहाँ पे रामसर है, तो ईरान में है। राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि
यहाँ पे आप सुधार लेना, 35 होगा, 34 नहीं, राइट। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो नीलगिरी है, 1986 में बनाया गया था। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो भारत में फ्रेंड्स कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो 18 हैं। और ये कौन कौन से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इतना टफ नहीं है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए ये याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो पहले तो वो संख्या में 8 हैं, और कहाँ कहाँ हैं, किस किस राज्य में हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे किस किस राज्य में है। तो पहले उत्तर के राज्यों में देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट, यानी कि शीत मरुस्थल, भारत का सबसे उत्तरी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, कोल्ड डेजर्ट भारत का जो है वो सबसे उत्तरी है, और इसे शीत मरुस्थल भी बोलते हैं। तो जो ये है वो हिमाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे उत्तरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद आता है नंदा देवी, उत्तराखंड में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। फिर उसके बाद आता है सिक्किम, सिक्किम में कौन सा हो गया, कंचनजंगा हो गया। अरुणाचल प्रदेश में देहांग देवांग हो गया, और असम में डिब्रू सेख हो गया, जो कि सबसे छोटा है। यदि पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो डिब्रू सेख है। और सबसे बड़ा पूछा जाता है तो भारत का ये कच्छ का जो है, कच्छ वो क्या है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे ये मणिपुर में कौन सा है, मणिपुर में कोई भी नहीं है, मेघालय में है, मनास, सॉरी मेघालय नहीं है फ्रेंड्स, असम है। असम में कौन कौन से हैं, तो डिब्रू सेख और मनास हैं। मेघालय में जो है वो नोक्रेक है, राइट। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, और उड़ीसा में जो है सिंपलीपाल हो गया। छत्तीसगढ़ में अचान कमार हो गया, जो कि अमरकंटक में है, और मध्य प्रदेश में 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हो गए, पचमढ़ी और पन्ना। फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है। और उसके बाद आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन सा है, मन्नार की खाड़ी है, जो कि 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा है, राइट। उसके बाद आता है नीलगिरी, जो सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये केरल में है। ये कितना है, तो ये सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, राइट। और उसके बाद एक और आता अगस्त मलाई, ये भी क्या है, केरल का है। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से हो गए, नीलगिरी हो गया, नीलगिरी जो कि सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये कब बनाया गया था, तो 1986 में बनाया गया था, राइट। ये याद रखना कि सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में है, दूसरा है अगस्त मलाई, तीसरा है तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, जो दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यदि क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और उसमें कच्छ ऑप्शन नहीं देता है और अदर ऑप्शन देते हैं, मन्नार की खाड़ी भी रहता है, तो उसमें कौन सा होगा, मन्नार की खाड़ी होगी। तीसरा है, चौथा क्या कौन सा है, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम है। तो ये तो दक्षिण भारत में 4 हुए, नीलगिरी, अगस्त मलाई, मन्नार की खाड़ी और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, राइट। उसके बाद उड़ीसा में कौन सा है, सिंपलीपाल हो गया। छत्तीसगढ़ में अचान कमार, जो कि अमरकंटक में है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया, यहाँ पे सुंदरबन क्षेत्र, यहाँ मतलब कि सुंदरबन नाम के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा था, राइट। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और पन्ना है, गुजरात में कच्छ है, 12,454 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र गुजरात के कच्छ का ही है, राइट। और असम में 2 हैं, डिब्रू सेख जो सबसे छोटा है, और असम में मनास जो है वो दूसरा है, राइट। और मेघालय में कौन सा है, तो नोक्रेक हो गया। और सिक्किम में कंचनजंगा,
यहाँ पे एक कंचनजंगा पहाड़ी वो पर्वत भी है। तो कंचनजंगा हो गया, और अरुणाचल प्रदेश में देवांग, और फिर उत्तराखंड में कौन सा, नंदा देवी हो गया। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, जो कि भारत का सबसे उत्तरी है। इसे हिंदी में कभी कभी शीत मरुस्थल करके भी पूछ लिया जाता है। तो ये रहे आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राइट। तो आई थिंक अच्छे से याद हो गए होंगे कि हिमाचल जो उत्तर भारत में है वो कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, और जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं तो उनको देख लेंगे तो देवांग अरुणाचल प्रदेश में, असम में 2 हैं। सबसे छोटा जो है वो डिब्रू सेक है, सबसे बड़ा गुजरात का कच्छ का है। फिर उसके बाद मनास है, और मेघालय में कौन से है तो नोकरेट है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उड़ीसा में सिम्पलीपाल, छत्तीसगढ़ में अचानक कमार, मध्य प्रदेश में 2 हैं। तो ये कौन कौन से, पचमढ़ी और पन्ना है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, जो दक्षिण भारत के हैं तो आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अगस्त्यमलाई और नीलगिरी, जो कि नीलगिरी जो है वो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, राइट। और एक अंडमान निकोबार में भी है, ग्रेट निकोबार जो है, तो वो भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर उसके बाद देखते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय उद्यान अपने भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, हालांकि कई सारे हैं, लेकिन सब जितने हैं वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो हम उत्तर भारत के राज्यों को देख लेंगे, राइट, कि अलग अलग करके डिवाइड करके लर्न करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। तो उत्तर भारत में कौन कौन से हैं, तो उत्तर भारत में आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट 4 हैं। सिटी फॉरेस्ट, जिसे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। ये एक अभ्यारण्य भी है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। दाची-गाम, हेमिस और किश्तवाड़, राइट। तो ये किश्तवाड़ से याद रहेगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हमला होते हैं, वार मीन्स हमला होता है। तो किश्तवाड़, हेमिस जो सबसे बड़ा है, मतलब कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो हेमिस है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में 4 हो गए, सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस और किश्तवाड़, राइट। हरियाणा में कितने हो गए, तो 2, कलेश्वर और सुल्तानपुर। फिर उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हो गए, बृहद हिमालय, यहाँ से तो हिमालय का पूरा पार्ट है। तो एक तो हो गया बृहद हिमालय, फिर हो गया इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिम्बाल बारा, राइट। तो इसमें आप ना भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। उसके बाद आता है कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राइट। 1973 में बनाया गया था। तो ये क्या है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री, कितने 5 हैं। तो पहला हो गया जिम कॉर्बेट, जो सबसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो जिम कॉर्बेट है। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और एक शांत घाटी भी पूछा जाता है, जो कि केरल में है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है, राइट। उसके बाद हम इधर के देखेंगे उत्तर पूर्व के, तो सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा, राइट। सिक्किम में एक ही है, जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा हो गया। उसके बाद आता है क्या था, मेघालय। मेघालय में कौन से होंगे, तो मेघालय में बालपक्रम और नोकरेच रिज। ये नोकरेच जो था वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी था और राष्ट्रीय उद्यान भी है, राइट। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, माउलिंग, नामदफा। नामदफा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा
मतलब कि सबसे जो ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो वो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, राइट। और उसमें असम में देखते हैं तो डिब्रू सैखोवा हो गया, कांचीरंगा हो गया, मनास हो गया, नामरी हो गया और ओरंग हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, ये डिब्रू से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसमें 5 हो गए असम में भी, तो कौन कौन से हो गए, डिब्रू सैखोवा, कांचीरंगा, मनास, नामेरी और ओरांग हो गए, राइट। फिर उसके बाद आता है कि नागालैंड में, तो नागालैंड में एक ही है, तो इंटाकी हो गया। मणिपुर में काइबुल लामजाओ और एक है सिरोई। काइबुल लामजाओ जो है उसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, राइट। तो काइबुल लामजाओ को क्या कहा जाता है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये कहाँ है, तो ये है मणिपुर में। मिजोरम में कितने हैं, मिजोरम में भी 2 हैं, मुरलेन है और फवंग पुई नीला पर्वत है। फिर पश्चिम बंगाल में देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में कितने हैं, बुक्सा हो गया और गोरुमारा हो गया। तो पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा पूछा जाता है कि बुक्सा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में या कि सुंदरबन, राइट। तो आपको ये 2 जरूर याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा हो गया और सुंदरबन, राइट। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा की, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, भितरकनिका और सिंपली पाल। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में 3 है, इंदुबती, कुटरू और कांगेर घाटी, गुरु घासीदास संजय, राइट। उसके बाद आता है तेलंगाना में कितने हैं, तो 3 हैं, केसु ब्रह्मानंदन रेड्डी और महावीर हिरना वंशथली और मृगाविनी। इनको ना भी याद रखोगे तो चलेगा। आंध्र प्रदेश में है 3 है, तो वो पापी कोंडा हो गया और राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर हो गया। तमिलनाडु में मन्नार, ये कौन सा है, मन्नार मैरीन, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई और मुदुमलाई मुकुर्ती। और उसके बाद हो गया अब कौन सा है, पालिनी पहाड़ी हो गया, राइट। फिर उसके बाद आता है केरल में अनाईमुडी हो गया, इरावी कुलम हो गया और मिथिक तन 16 और पराबिकुलम 16 हो गए, पेरियार हो गए। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको, कौन कौन से, तो पराबिकुलम 16 हो गया, जो पेरियार हो गया और साइलेंट वैली हो गई, राइट। तो इसमें कौन कौन से याद रखने हैं, 3 याद रखने हैं, जो कि ये हो गया पराबिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, राइट। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जो यहाँ पे, जो ये केरल में है, यहाँ पे क्या सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो केरल के कितने याद रखने हैं आपको, 3 याद रखने हैं कि पराबिकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्नाटक में बात करें तो अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और कुंदेर मुख, राजीव गांधी नागरहोल, राइट। उसके बाद आता है गोवा में महावीर मोलम हो गया। और फिर उसके बाद गुजरात देखे तो बंसदा और ब्लैक बक गिर याद रखना आपको। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, राइट। ये समुद्री पार्क भी है और ये कहाँ, कच्छ की खाड़ी में है। तो कौन कौन से, गिरी अभ्यारण्य और मैरीन अभ्यारण्य, ये 2 आपको याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रीय समुद्री पार्क किसे कहा जाता है, तो वो मैरीन ही है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री पार्क भी कहा जाता है। और यदि पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान एमपी में हैं। कितने हैं, पहले 9 थे बट अब 2 और इसमें ऐड कर दिए गए हैं, तो 11 हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो बंधवागढ़ है, फासिल है, कान्हा है, माधव है और पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, इंदिरा। पेंच को क्या कहते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहते हैं। 2 कौन कौन से जुड़े हैं, तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क हो गया, एक डायनासोर नेशनल पार्क हो गया। तो जो एमपी का होगा उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अपडेटेड 2 हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है एक, और एक है
डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, राइट। और राजस्थान के काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2-3 राष्ट्रीय उद्यान, उनको भी देख लेते हैं। तो जो राजस्थान में है तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, केवलादेव, घाना, रणथंभौर और सरिस्का। आपको ये काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलते हैं कि केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का, मतलब कि सरिस्का कौन से राज्य में है, राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में है रणथंभौर और केवलादेव। उत्तर प्रदेश में दुधवा हो गया, उत्तर प्रदेश में 3 दुधवा हो गया, और बिहार में जो है वो वाल्मीकि है, और झारखंड में क्या है, बेतला है। वाल्मीकि मुनि थे एक, उनके नाम पे आप याद रख सकते हो कि कौन से थे। बिहार में वाल्मीकि हो गया और उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, दुधवा हो गया, राइट। तो अब इसमें से कितने याद रखने की, मतलब कितने आप याद रख सकते हो, तो असम में हो गया मनास, और असम का क्या याद रख सकते हो, और इसके तो चारों आप याद रख सकते हो बड़े आसानी से, डिब्रू सैखोवा, कांचीरंगा, मनास, नामेरी और ओरंग। और इसके जो मणिपुर में है काइबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, राइट। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और उड़ीसा में भीतरकनिका, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और जो बिहार में है वाल्मीकि है। उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो कितना है, दुधवा है। और यदि एमपी में पूछा जाता है तो इनके राष्ट्रीय उद्यान कम ही पूछे जाएंगे, बट ये पूछा कि देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो एमपी में है। और इस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम पे 11 राष्ट्रीय उद्यान एमपी में हैं। जो अपडेटेड नए हैं तो वो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क हो गया, एक डायनासोर नेशनल पार्क हो गया, राइट। और राजस्थान के 3 ही इम्पोर्टेंट है, जो है केवलादेव, घाना, रणथंभौर और सरिस्का हो गया। उसके बाद जो गुजरात का है गिरी अभयारण्य और मैरीन, जो कि जिसे राष्ट्रीय समुद्री पार्क भी कहा जाता है। और यदि हम इधर जम्मू कश्मीर में बात करें तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दचीगाम, हेमिस कहाँ पे है, तो हेमिस जो है सबसे बड़ा है भारत का, राइट। तो ये ऐसा क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, हेमिस हो जाएगा, राइट। उसके बाद जिम कॉर्बेट देखते हैं, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो है, तो आपको जिम कॉर्बेट याद रखना है। और नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन 2-3 को ना भी याद रखोगे आप तो चलेगा। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है ये एग्जामों में कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो वो फूलों की घाटी का उत्तराखंड में है। और शांत घाटी, ये दोनों आप याद रखना, फूलों की घाटी और शांत घाटी। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है, राइट। साइलेंट वैली भी कहते हैं उसको, तो वो केरल में है। उसके बाद देख लेते हैं नोक्रेक रिज, जो कि अपने मेघालय का हो गया। फिर उसके बाद आता है यहाँ दक्षिण भारत में कौन कौन से देखे थे हम लोग, दक्षिण भारत के जो है, तो आपको केरल में भी 3 याद रखने हैं, पराम्बिकुलम और पेरियार और साइलेंट वैली। और इसमें मन्नार, मैरीन याद रखना है आपको। और जो आंध्र प्रदेश में है तो राजीव गांधी, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर। फिर अब इसके बाद देख लेते हैं इनमें से यदि आप याद रख सको तो रखो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। जितने मैं बताई उतने तो कंठस्थ रूप से आप याद ही कर लेना। बाकी अब 105 तो किसी से भी लर्न नहीं हो सकते हैं, ना ही ये पॉसिबल है, ना भी कभी एग्ज़ामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। कुछ ही इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो अंडमान निकोबार के भी कुछ हैं, उनको भी आप लोग देख लेना। इसमें ये एक देख लेना कि सैडल पीक पूछा जाता है, तो सैडल पीक हो गया। और इसमें साउथ बटन द्वीप है जो सबसे छोटा है। हेमिस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और साउथ बटन द्वीप जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप याद रखना कि इसमें एक सैडल पीक पूछा जाता है, तो उसको आप याद रखना। और साउथ बटन द्वीप जो है वो सबसे छोटा, इसे याद रखना। और एक बात आप यहाँ पे देख लो कि जो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो येलो नेशनल पार्क है। कब बनाया गया था ये, तो 1872 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन सा है, तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स, तो वो है येलो नेशनल पार्क। देन अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, राइट।
तो भारत में कितने फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में टाइगर रिजर्व 50 हैं, क्योंकि और यदि टाइगर स्टेट भी पूछा जाता है, यहाँ पे भी एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। तो टाइगर रिजर्व इस टाइगर स्टेट के नाम से यदि बोलें तो एमपी जाना जाता है। ये भी आप फैक्ट याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में एक डाटा आया था, उसमें भारत में जो है मध्य प्रदेश में 526 आई थिंक 526 जो थे वो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही बाघ पाए गए थे। और फिर उसके बाद कर्नाटक था शायद 524 में, राइट। उसके बाद उत्तराखंड था। तो सर्वाधिक जो है तो भारत के मध्य प्रदेश में ही टाइगर पाए जाते हैं, राइट। अब उसके बाद देख लेते हैं कि ये टाइगर रिजर्व कितने हैं। 15 है। 18 राज्यों में है और 50 हैं। इसमें कौन सा हो गया? उत्तराखंड में कार्बेट हो गया, जो कि पहला टाइगर रिजर्व है, राइट। तो इसमें पहला टाइगर रिजर्व है। इसे क्या बोलते हैं? इसका पुराना नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क 1935 में दिया गया था। पहले 1935 में जब उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी, तो उसको क्या बोलते थे अपन लोग? हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स? तो उत्तराखंड में हो गया कार्बेट और राजाजी, जो कि अभी आप राष्ट्रीय उद्यान भी देखे हो। तो कार्बेट सबसे पुराना हैली नेशनल पार्क हो गया, जो कि 1935 में। इसका ऐसे भी पूछ लिया जाता है कार्बेट का पुराना नाम या हैली नेशनल पार्क कहाँ पे था, तो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग पूरी तरह से मतलब अपनी तैयारी रखो कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप तुरंत उसका आंसर दे दो, राइट। तो कार्बेट जो नेशनल पार्क है तो वो कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तराखंड में 2 हैं, कार्बेट और राजाजी, राइट। फिर असम में कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा हो गया, मनास हो गया, नामरी हो गया, ओरंग हो गया। यही राष्ट्रीय उद्यान भी आप देखे थे, और यही आपके क्या हो गए? असम के टाइगर रिजर्व भी है, राइट। और अरुणाचल प्रदेश में देखें तो नामदफा हो गया, पाकुई हो गया, कमलांग हो गया। कमलांग जो है वो 50वां सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अभी 2016 में बनाया गया है। तो यदि पूछता है कि सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कमलांग है। या कि 50वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कब बनाया गया? 2016 में बनाया गया है। और कौन सा है? तो वो कमलांग है। इसमें सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा नेशनल पार्क जो कौन सा है? वो नामदफा है, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे? मिजोरम में कौन सा है? तो डंपा, जो कि मिजोरम में है, राइट। सुंदरबन में देखें तो सुंदरबन में कौन सा है? बुक्सा है और सुंदरबन है, राइट। ये आप याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। झारखंड में पलातू नाम से जाना जाता है, बिहार में वाल्मीकि, और जो राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कौन सा था? दुधवा था। और यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत है, राइट। तो कौन कौन से हो गए? दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत। मध्य प्रदेश में देखें तो कान्हा, किसली पेंथ, बंधवागढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वही टाइगर रिजर्व भी है वही स्थान पे, राइट। तो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, और ये भी याद रखना कि भारत में सर्वाधिक हैं, राइट। और आप उत्तर प्रदेश के भी ये तीनों याद रखना, दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत। और राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये हो गए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। ये भी यही क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं। और महाराष्ट्र में क्या है? तो मेला घाट है, तडोबा, अंधेरी हो गया, सह्याद्री हो गया, नागगिर हो गया और बोर हो गया, राइट। और बोर जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा हो गया? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो बोर हो गया, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर है, जो कि कहाँ पे है? तो वो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, श्री सलेम,
राइट। सीसलेम पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो ये नागार्जुन सागर कहाँ पे है? सबसे बड़ा है, सबसे छोटा बोर महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर। देन उसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानक कमार और उदंती, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उड़ीसा में सिंपलीपाल, सतकोसिया हो गया। तेलंगाना में केवल कवल और अमराबाद हो गया। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कर्नाटक पे है बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा और डंडेली, अंसी और बिलीगिरी हो गया। तमिलनाडु में कालकक्कड़, मुंदप्यूरई और अन्नामलाई हो गया। और मधुमलाई या सत्य शेषलव, क्या लिखा है इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो इसमें कौन कौन से हो गए? सत्य शेषचलम हो गया, राइट। उसके बाद जो केरल का है तो पेरियार हो गया और पराम्बिकुलम हो गया। तो आपको इसमें से याद रखना कि सबसे बड़ा नागार्जुन सागर हो गया, सबसे छोटा हो गया बोर हो गया महाराष्ट्र में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में हो गया। और उसके बाद सबसे ऊंचा जो था नामदफा था, सबसे नया जो था वो कमलांग था, असम में कमनास, कांचीरंगा और ओरंग नामरी है। सबसे पहला जो था वो कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व था, जो कि जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। सर्वाधिक यदि पूछे तो वो मध्य प्रदेश में है, राइट। अब इससे इम्पोर्टेंट हम लोग कुछ उससे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में डिफरेंट क्या होता है, क्योंकि ये आपको स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आपसे डिफरेंट भी पूछ लिया जाएगा, मेंस में या कि प्री में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये भी जान लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। आपने तो ये देख लिया कि कौन से कहाँ पे हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंट होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं कि सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान में जितना भी है सरकार का ही अधिकार होता है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं वो निजी कार्य की अनुमति है, मतलब कि किसी भी जो आम पब्लिक है उसे निजी कार्य करने की अनुमति होती है। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है फ्रेंड्स, तो सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति। सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन उसके जो बाहर का क्षेत्र है तो उसमें जो मैं आपको बताई थी ना संक्रमण क्षेत्र, तो उसमें क्या होता है कि निजी कार्य की अनुमति होती है। जो राष्ट्रीय उद्यान है किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गैंडा हेतु निर्मित किए जाते हैं। और जो वन्य जीव हैं वो जीवों की प्रजातियों पर आधारित होते हैं। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो वो संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करते हैं, राइट। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो जिसमें जिसमें क्या होता है कि संपूर्ण स्थान का मतलब जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी सिस्टम उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें राष्ट्रीय उद्यान में बात करें तो इसमें पशु जैसे कि विशिष्ट पशु ही रखे जाते हैं और इसमें विशिष्ट जीवों की प्रजातियां वन्यजीव अभ्यारण्य में रखी जाती हैं, राइट। और सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों का क्या होता है? रोक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ खतरनाक जानवर होते हैं जिससे पशु होते हैं जिससे मानव हानि हो सकती है, तो इसलिए मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी मना होता है। और इसमें जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है। और इसमें क्या होता है कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं तो इसमें जो बफर जोन होता है तो उसके अंतर्गत वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति, परंतु जो इसमें कोर होता है उसमें जो केंद्रीय क्षेत्र था उसमें निषेध होता है, राइट। तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और जो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं रहता है कि कहाँ तक है। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक द्वारा प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि पर्यटन की अनुमति राष्ट्रीय उद्यान में होती है। जो राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पे नेशनल पार्क जो वहाँ पे क्या होता है पर्यटन की अनुमति होती है। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वहाँ पर्यटन की अनुमति नहीं होती है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी पर्यटन प्रतिबंध रहता है, राइट। और जो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसमें एक और देख लेते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन और वन्यजीव अभ्यारण्य में इसमें कोई प्रशासन वैज्ञानिक रूप से इसमें भी प्रशासनिक प्रबंधन होता है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी प्रशासनिक प्रबंधन होता है, राइट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कानून बनाए गए थे।
भारत में जो है इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से भारत में या विश्व में कौन कौन से कानून बनाए गए थे। तो फ्रेंड इसमें विश्व में कानून बनाए गए थे। तो पहला तो था विश्व विरासत संधि 1976 था, यूनेस्को ने बनाया था। इसके तहत क्या था कि भारत के 7 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। कांजीरंगा नेशनल पार्क, मनास और सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, केवलादेव राजस्थान का, नंदा देवी उत्तराखंड, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का बनाया गया था। राइट। फिर उसके बाद कौन सा था, रामसर संधि थी 1971 में, जैव विविधता संधि 1992 में। आप बस इसका याद रखो क्योंकि फैक्ट ही पूछा जाता है कि कब कौन सा मनाया वो स्थापना हुई थी। तो जैव विविधता संधि जो थी 1992 में हुई थी। और उसके बाद था कौन सा था, तो फ्रेंड्स इसमें एक कोप समिट आपने सुना होगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप समिट जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक जैव विविधता की सुरक्षा के लिए होती है तथा दूसरी ग्लोबल वार्मिंग की सुरक्षा के लिए होती है, ये भी आप याद रखो। और जो इसके बाद कौन सा था, तो इसके बाद था नगोया जो जापान में संधि हुई थी, नगोया संधि, तो उसमें 2010 में हुई थी। और कोक एक होता है, एक कोप होता है, एक कोक होता है। राइट। तो कोक हमेशा 2 साल में मनाया जाता है और ये डाटा आप मतलब कि करंट से अपडेट रहोगे तभी आपको पता चलेगा। अभी हाल ही में कोप 14 हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि कौन सा था, तो जैव विविधता संधि थी 1993 में। तो कौन कौन सा हो गया, विश्व विरासत संधि 1976, इसमें भारत के 7 जो राष्ट्रीय उद्यान है वो शामिल हैं, कांजीरंगा, मनास, सुंदरबन, केवलादेव, नंदा देवी, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद था रामसर संधि 1971 में, जैव विविधता संधि 1992 में और जैव विविधता संधि एक थी 1993 में और एक थी नगोया संधि जापान में हुई थी 2010 में। फिर उसके बाद भारत के द्वारा जो जैव विविधता वाला कानून लागू किया गया था फ्रेंड्स, तो वो कौन कौन से थे, तो भारतीय वन अधिनियम 1927, उसके बाद भारतीय वन अधिनियम 1927 हो गया। उसके बाद आयात निर्यात अधिनियम 1947 और उसके बाद कौन सा है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। 1964 में नेहरू जी की, ये भी याद रखना आप, यहाँ से आप लिंक करके याद रख सकते हो। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी और 1962 में आयात निर्यात अधिनियम बनाया गया था। 1962 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में लागू किया गया था। खनिज विकास एवं खनन 1957 में, यानी कि भारत के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927, आयात निर्यात अधिनियम 1947 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और जो था खनिज विकास खनन तो 1957 में किया गया था। और इससे रिलेटेड कुछ 2-3 फैक्ट्स आप और ऐड कर लो। हालांकि वीडियो काफ़ी लेंथी होता जा रहा है बट आप इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट जल्दी जल्दी और ऐड कर लो फ्रेंड्स। यदि आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और मैं जो बोल रही हूँ आप उसको एज इट इज लिख लो कि क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस या इनसे रिलेटेड कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। तो विश्व जो जलमग्नता दिवस होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान दिवस 28 फरवरी को राष्ट्रीय उद्यान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। उसके बाद विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, 20 मार्च को गौरैया दिवस और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है और अभी 1 महीने पहले ही मनाया गया विश्व जल संरक्षण दिवस। फिर उसके बाद आता है कि अर्थ आवर दिवस, तो वो मार्च का अंतिम शनिवार अर्थ आवर दिवस के रूप में जाना जाता है। फिर आता है पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है, जो कि अभी 6-7 दिन पहले मनाई गई पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये तो सबको पता होगा। विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस
यानी तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाई जाती है। और उसके बाद आता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में अब पूछा जाने लगा कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर को। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और जो विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, राइट। और उसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बातें आप अच्छी तरह से याद रखना कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, राइट। उसके बाद 2-3 फैक्ट्स और थे, जिसमें कौन कौन से थे कि वन्य जीव अधिनियम जो था वो कब लाया गया था, 1972 में लाया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम जो है 1973 में लाया गया था। फिर इनके अंतर्गत कुछ विशेष जीवों को, मतलब कि जिनकी प्रजातियां ज़्यादा लुप्त हो रही हैं, तो उनका कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था। जिनमें कौन कौन से जीव थे, तो वो थे, इनको विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, राइट। तो कौन कौन से थे, पहला था हाथी संरक्षण अधिनियम 1992। ये झारखंड सिंहभूमि जिले में सबसे पहले इसका वो लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006। गिद्ध संरक्षण अधिनियम क्यों मनाया जाता है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि गिद्धों की संख्या लगातार कम होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, गिद्धों की संख्या लगातार होने का कारण है कि जो गायों को क्या की जाती है, एक दवाई दी जाती है, जिसके कारण जब गाय उनके मरे हुए अवशेषों को खाती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, राइट। वो दवाई कौन सी थी फ्रेंड्स, तो उस दवाई का क्या नाम था, डाइक्लोफेनाक। क्योंकि ये दवाई का नाम भी पूछ लिया जाता है कि गिद्ध कौन सी दवाई खाने के, मतलब कि पशुओं को दी जाने वाली ऐसी कौन सी दवा जिसके कारण गिद्धों की संख्या समाप्त होती जा रही है। और ये यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन था कि मतलब गिद्धों की संख्या लगातार क्यों समाप्त होती जा रही है, या इसके संरक्षण का क्यों जरूरी है। तो जो गिद्ध था, तो क्या था कि मतलब ये जो जब गायों को क्या किया जाता था, मतलब ये दवाई जो कौन सी है, डाइक्लोफेनाक थी, दी जाती थी, जिसके कारण जब गिद्ध इनके मरे हुए अवशेषों को खाती थी तो क्या हो जाती थी, इनकी मृत्यु हो जाती थी। और इस टाइम पे ये मतलब बिल्कुल भी लुप्त हो चुकी हैं। तो क्या था इसमें, दवाई का क्या नाम था फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखना कि इसकी वैक्सीन जो थी वो कौन सी थी, तो डाइक्लोफेनाक थी, राइट। फिर उसके बाद आता है कि गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम जो था वो 2009। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन को। तो ये कब लागू किया गया था, इसका संरक्षण 2009 में। तो वन्यजीव अभ्यारण्य 1972। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में लाया गया। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में लाया गया। मगरमच्छ 1974 में। गिद्ध संरक्षण 2006 में। और गिद्धों की मृत्यु क्यों होती है, तो वो आपको पता है, उसकी जो गाय पशुओं को दवाई दी जाती थी वो कौन सी थी, डाइक्लोफेनाक थी। और गंगा नदी डॉल्फिन वो 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि इनके संरक्षण तथा इनसे संबंधित कानून। अब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ संध्या। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी नए हो तो कर लेना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो इसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए, राइट। थैंक यू, धन्यवाद।